जैसे ही दरवाजा खुला, बासी धूल की गंध के साथ दाल तड़के की हल्की सी सुगंध फैल गई। सिपाही रोहन सिंह, जो अपनी पहली छुट्टी पर आया था, मन में तो बहुत उत्साहित था, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। उसने इस भारीपन को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए अपने जूतों के फीते खोले। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने परिवार के सामने खड़ा होना इतना मुश्किल होगा। रोहन बेटा, तू आ गया। रसोई से मां की खुशी भरी आवाज आई और उसी पर लिविंग रूम की बत्ती जल गई। अचानक सारी बातचीत और सांसें थम गई। सफेद लेड रोशनी में जो दिखा वो था फौजी वर्दी पर पड़े गहरे नीले काले चोट के निशान, त्वचा पर उंगलियों के जख्म और सूजी हुई आंखें। रोहन ने तुरंत अपनी टोपी को और नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन मां ने पहले ही आगे बढ़कर उसकी ठुड्डी को ऊपर उठा लिया। तू तो कहता था कि यह सब ट्रेनिंग की वजह से है। यह ट्रेनिंग थी या कोई जंग? उनकी कांपती हुई आवाज जल्द ही एक चीख में बदल गई। पिता ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और होंठ काट लिए, जबकि छोटी बहन के हाथ से स्टील का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और जोर से टूटने की आवाज आई। और सोफे पर बैठे सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग, जनरल अमरजीत सिंह, जिनके कंधे रिटायरमेंट के बाद भी कभी नहीं झुके थे, अपने पोते का चेहरा देखते ही कांपने लगे। वे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, भारतीय सेना का एक जीता जागता अफसाना। वे एक ऐसे चट्टान जैसे इंसान थे जिन्होंने जंग के मैदान में भी कभी अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी थी, लेकिन इस वक्त उनकी लाल आंखों में नसें उभर आई थीं और उनकी सांसें ऐसी चल रही थी मानो वे लोहे के टुकड़े निगल रहे हों। रोहन, ये किसने किया? दादाजी की आवाज समुद्र की गहरी लहरों जैसी शांत पर भारी थी। रोहन ने सिर हिलाया। ट्रेनिंग के दौरान एक छोटी सी गलती थी दादाजी, मैं गिर गया था। झूठ बोलते वक्त कान रगड़ने की आदत तेरी आज तक नहीं गई। उनकी एक ही बात ने लिविंग रूम के माहौल को बारूद जैसा बना दिया, जो कभी भी फट सकता था। दादाजी धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी पीठ सीधी थी, लेकिन उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। यह उनका दबा हुआ गुस्सा था। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और फिर कुछ फैसला करते हुए अपने कमरे में चले गए। और फिर उन्होंने अपनी उस वर्दी को निकाला जिस पर अभी भी प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ था। उन्होंने कवर फाड़ा और अपनी 3 सितारों वाली वर्दी बाहर निकाली। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं और मां की सांसें अटक गईं। शीशे की अलमारी धूल से ढकी थी, लेकिन उसके अंदर रखे चांदी के कंधे के सितारे किसी तलवार की धार की तरह चमक रहे थे। दादाजी एक एक करके बटन लगाते हुए बुदबुदाए, वर्दी तो वही है और मैं अभी मरा नहीं हूं। पूरी वर्दी पहनने के बाद वह आईने के सामने खड़े हुए। जंग और वक्त की झुर्रियों के बीच एक फौलादी इरादा फिर से जिंदा हो गया था। जैसे ही उनके कंधों पर 3 सितारे चमके, लिविंग रूम में जो अमरजीत सिंह वापस आए, वे अब एक रिटायर्ड बुजुर्ग नहीं थे। उन्होंने सीधे दीवार पर टंगे पुराने रेजिमेंट के झंडे को उठाया और रोहन के कंधे पर हाथ रखा। खामोशी में एक सन्नाटा पसर गया। अमरजीत सिंह ने अपने परिवार की ओर दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं अभी यूनिट जा रहा हूं। पिता ने रोकने की कोशिश की। पापा जी, आप रिटायर हो चुके हैं, इतनी रात को वहां जाना। एक फौजी रिटायर हो सकता है, लेकिन उसका जमीर कभी रिटायर नहीं होता। दादाजी ने अपना फोन निकाला, एक छोटा नंबर डायल किया और एक सैन्य ऑपरेशन का आदेश देने वाले अंदाज में धीमी और साफ आवाज में कहा, मैं जनरल अमरजीत सिंह बोल रहा हूं। तुरंत एक गाड़ी तैयार करो, मंजिल JXX 4थी डिवीजन। स्पीकर के दूसरी तरफ से पूरी तरह से अनुशासित आवाज में जवाब आया, जी सर। उन्होंने फोन काटा और अपने फौजी जूते पहने। जमीन को कंपा देने वाले उनके भारी कदम दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजे का हैंडल घूमा, लिविंग रूम की हवा एक पल के लिए ठंडी हो गई। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुश्किल से अपना थूक निगला। दादाजी की पीठ के पीछे ऐसा लगा मानो अंधेरे आसमान में बिजली कड़क उठी हो। छोटी बहन सिसकियां लेकर रो रही थी और मां ने रोहन का हाथ पकड़ लिया था। पिता कुछ देर झिझके, लेकिन फिर दरवाजा पार करते हुए अमरजीत सिंह की पीठ को देखकर उन्होंने आखिरकार सैल्यूट किया। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज के साथ ही शांत घर तूफान के केंद्र में बदल गया और उस रात 3 सितारों ने एक बार फिर से चलना शुरू कर दिया था। सुनसान सुबह की सड़क को एक मिलिट्री जीप ने चीर दिया। हेडलाइट्स काली सड़क पर रोशनी बिखेरते हुए आगे का रास्ता बना रही थीं, जबकि अमरजीत सिंह आगे की सीट पर बैठे एक पल के लिए भी नहीं झपके। कसकर बंदी वर्दी का कॉलर उनका गला घूंट रहा था, लेकिन वे इस दबाव को महसूस करना बहुत पहले भूल चुके थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी, उनके पोते का चोटों से भरा चेहरा और उसकी कांपती आंखें। जब जीप संतरी पोस्ट से गुजरी तो संतरी जीप की पिछली खिड़की पर लगे 3 सितारों को देखकर जम गया। उसके हाथ अपने आप सैल्यूट के लिए उठ गए, लेकिन हेलमेट के नीचे एक अनजाना डर उभर आया था। अमरजीत सिंह ने बिना कुछ कहे सैल्यूट स्वीकार किया। उनके जबड़े की नसें तन गई थी। जब गाड़ी कंपनी बैरक के पास एक अंधेरे मैदान में रुकी तो वे दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले ही जमीन पर उतर गए। जब भी उनके जूतों की एडी कंक्रीट पर पड़ती, सुबह की ठंडी हवा लोहे की तरह कांप उठती थी। बैरक का गलियारा अंधेरे में बेचैन सांसों को निगल रहा था।
रात का ड्यूटी ऑफिसर हड़बड़ी में बत्ती जलाते हुए दौड़ा आया, लेकिन अमरजीत सिंह के रौबदार अंदाज के सामने उसकी जुबान नहीं खुली। भले ही वह एक रिटायर्ड जनरल थे, लेकिन ऑपरेशन के समय में बिना इजाजत घुसना नियमों का साफ उल्लंघन था। पर वे रैंक से बढ़कर एक अफसाना बन चुके थे। ड्यूटी ऑफिसर ने नियमों के बारे में सोचा, लेकिन फिर हार मानकर उनके पीछे पीछे तनाव में चलने लगा। अचानक पुराने स्पीकर से सुबह का बिगुल बजा। पूरी कंपनी उठने के लिए तैयार। आवाज फटी हुई थी, लेकिन लहजे में अनुशासन था। उसी पल बैरकों के स्टील के दरवाजे एक साथ डोमिनो की तरह खुले। आंखें मलते हुए बाहर निकले सिपाही धुंधली रोशनी में कतार में खड़े हो गए। बाथरूम से चप्पलों की घिसने की आवाज और टोपियों को ठीक करने की आवाजें आपस में मिल रही थी। अमरजीत सिंह इस सोई हुई इमारत को जगाकर खड़ा करने वाले नजारे को चुपचाप देखते रहे। ये सब किसी के बेटे थे, किसी का भविष्य थे, और उनमें से एक उनका सबसे प्यारा पोता था। उनकी नजरें सिपाहियों के चेहरों पर घूम रही थी और ऐसा लगा जैसे उन्हें कतार के पीछे छिपे अपराधबोध और तनाव का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। कंपनी कमांडर, सामने आओ, अमरजीत सिंह ने धीमी आवाज में आदेश दिया। कंपनी कमांडर जमे हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि उसे अभी तक स्थिति समझ नहीं आई है। मैं जेएक्सएक्स डिवीजन का कंपनी कमांडर मेजर अजय वर्मा हूं। इतनी सुबह सभी जवानों की हाजिरी का रजिस्टर लाओ। एक छोटा सा वाक्य सर्दियों की हवा की तरह उसके गले से गुजरा। मेजर वर्मा को अब जाकर एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शख्स नहीं है। जब तक रजिस्टर लाया गया, सिपाहियों के बीच तनाव बढ़ गया था। दूर से यूनिट के लाउड स्पीकर के बजने की आवाज आई और ड्यूटी ऑफिसर से फोन पर बात करने के बाद बटालियन कमांडर दौड़ते हुए आ रहे थे। पहली बार अजय वर्मा की नजर अमरजीत सिंह के कंधे के सितारों पर ठीक से पड़ी। 3 लैंप सितारे। उसकी सांसें रुक गईं। मेजर वर्मा ने सम्मानपूर्वक कहा, जनरल साहब, इस समय जवान, जो लापरवाही तुमने की है उसका समय पहले ही बीत चुका है। मैं अपने पोते के चेहरे जितना साफ सबूत देखकर आया हूं। अमरजीत सिंह की आवाज धीमी थी, लेकिन गलियारे की दीवारों से गूंज रही थी। मेजर वर्मा की आंखों में घबराहट दिखी। मुझे बताया गया था कि यह ट्रेनिंग के दौरान हुआ एक हादसा है। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। अमरजीत सिंह ने रजिस्टर लिया और एक नाम पर अपनी उंगली रखी, हवलदार विक्रम राठौर। फिर एक और नाम, हवलदार सुरेश यादव। कागज पर छपी स्याही से ज्यादा गहरी नफरत उनकी उंगली से फैल रही थी। उन्होंने सिर घुमाकर सिपाहियों को देखा। विक्रम राठौर कतार के अंत में एक कठोर चेहरे के साथ तनकर खड़ा था। चौड़े कंधे और मजबूत भुजाएं। वह इस भ्रम में जी रहा था कि वह यूनिट का राजा है, लेकिन इस आवाज के सामने उसका सारा रुतबा कांच की तरह टूट गया। आगे आओ। विक्रम कांपते होंठों के साथ आगे बढ़ा। उसे अब समझ आ रहा था कि कुछ देर पहले तक उसे घूरने वाली निडर आंखें असल में क्या थी। उसके पीछे सुरेश यादव को भी बुलाया गया। दोनों एक साथ वर्दी के सितारों की चमक के नीचे सिकुड़कर खड़े हो गए। अचानक कतार के बीच से एक दबी हुई फुसफुसाहट की आवाज आई। किसी ने राहत की सांस के साथ कहा था, आखिरकार। अमरजीत सिंह बेहूदगी से हंसे। दोनों अपनी आस्तीनें ऊपर करो। यह एक रूखा आदेश था। जैसे ही उन्होंने अपनी वर्दी की आस्तीनें ऊपर की, उनकी भुजाओं पर नीले निशान दिखाई दिए, जैसे कि किसी ने उन्हें बल्ले से पीटा हो। यह दूसरे सिपाहियों के दबे हुए गुस्से के निशान थे। अपराधी और पीड़ित, यह भयानक ढांचा सबके सामने उजागर हो गया। यह तुम्हारी बहादुरी है। अमरजीत सिंह ने अपनी भौहें तक नहीं चढ़ाई। मेरे हाथों से बने जख्मों से ज्यादा गहरे और साफ निशान आज तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएंगे। उसी पल डिवीजन कमांडर की गाड़ी अपनी नीली बत्ती चमकाते हुए बैरक के सामने रुकी। एक दरवाजा खुला और 2 सितारों वाली जनरल की टोपी सुबह की धुंध में दिखाई दी। डिवीजन कमांडर मेजर जनरल के एन शर्मा। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर आए और सैल्यूट किया। सर, बस बता दीजिए कि क्या हुआ है। उनकी सांसों में हड़बड़ाहट थी, लेकिन उसके साथ ही अपने और अपने अधीनस्थों पर आने वाले तूफान का डर भी था। अमरजीत सिंह धीरे धीरे मुड़े। शर्मा, जो हुआ है मेरी निगरानी में हुआ है और आज से यह मेरी डिवीजन का कलंक होगा। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, दीवार घड़ी की सुई ने टिक टिक करते हुए सुबह के 4:15 बजाए। यह यूनिट में चल रही बर्बरता के अंत की घोषणा करने वाली घंटी की तरह थी। अमरजीत सिंह ने एक कमांडर की तरह गहरी सांस ली, जो लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। अब से मैं पूछूंगा, किसने, कब, कहां और क्यों। मैं सब कुछ उगलवाऊंगा। झूठ को उसी जगह तोड़ दिया जाएगा और सच किसी की जिंदगी को पूरी तरह निगल जाएगा। शांत गलियारा उस दिन की तरह तनावपूर्ण हो गया, जब सीमा पार से गोलियों की आवाज गूंजती थी। सिपाहियों को एहसास हो गया कि असली जंग अब शुरू हो चुकी है। इमारत में कहीं एक फ्लोरोसेंट लाइट झपकी और बंद हो गई और सीढ़ियों के नीचे से किसी के दबे हुए रोने की आवाज आई। सुबह की हवा में जब 3 सितारे और 2 सितारे आमने सामने खड़े हुए, तो डिवीजन का अंधेरा एक विशाल सर्चलाइट की रोशनी में नंगा हो गया। और उसी जगह अमरजीत सिंह ने अपने पोते के चेहरे पर पड़े निशानों से भी ज्यादा गहरी सजा देने का फैसला कर लिया था।
सुबह की हवा एक असहनीय सन्नाटे से भरी थी। गलियारे के फर्श पर फैली फ्लोरोसेंट लाइट कांपी और फिर हर बैरक के सामने फौजी जूतों की धमक गूंजने लगी। डिवीजन कमांडर के एन शर्मा ने ड्यूटी ऑफिसर का वॉकी टॉकी छीन लिया और बटालियन कमांडर, मिलिट्री पुलिस चीफ और मेडिकल ऑफिसर को एक साथ बुलाया। जवाबों की आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं, जबकि अमरजीत सिंह कतार के सामने खड़े थे। उनका रुतबा ऐसा था कि 2 सितारों वाला उनका जूनियर भी दखल देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। विक्रम राठौर, सुरेश यादव, अगर तुम इंसान हो तो मुझे ठीक ठीक बताओ कि मेरे पोते को कितनी जोर से मारा गया। विक्रम ने थूक निगला और सिर झुका लिया। बस मजाक था जनरल साहब, मजाक। अमरजीत सिंह एक कदम आगे बढ़े और हवलदार का कंधा कांप गया। उस मजाक से किसी की हड्डी में दरार आ गई। अस्पताल के रिकॉर्ड में भी यह दर्ज होगा। देर से पहुंचे मेडिकल ऑफिसर ने रोहन की मेडिकल रिपोर्ट का प्रिंटआउट निकालकर अमरजीत सिंह को दिया। एक्सरे में हल्की फ्रैक्चर और गहरी चोटें साफ थी। उन्होंने कागजात को ऊंचा उठाकर सिपाहियों को दिखाया। यहां जो लिखा है, क्या वह मजाक का नतीजा है? क्या हड्डियां हंस रही थीं? अचानक कतार के पीछे से एक दबी हुई सिसकी निकली। जब अमरजीत सिंह ने झुके हुए सिरों पर नजर डाली तो एक लहर की तरह कांपना फैल गया। आखिरकार एक और सिपाही ने कांपते हुए हाथ उठाया। मैंने शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन कंपनी कमांडर साहब ने कहा कि चुपचाप सह लो। बटालियन कमांडर, जो हांफते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, यह सुनकर वहीं जम गए। मेजर अजय वर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या यह लापरवाही तुम्हारे पद का हिस्सा है? अमरजीत सिंह की आवाज तीखी थी। रिपोर्ट को रोकने का कारण दर्ज करो, तुम भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तभी बैरक का साइड का दरवाजा जोर से खुला और मिलिट्री पुलिस की एक टीम दौड़ती हुई अंदर आई। काले बाजूबंद पहने हुए मिलिट्री पुलिस चीफ ने डिवीजन कमांडर को सैल्यूट किया और पीड़ित की हिरासत के कागजात पेश किए। डिवीजन कमांडर ने कुछ देर कागजात को देखा और फिर कांपते हाथों से उस पर मुहर लगा दी। हस्ताक्षर करते समय पेन की नोक कागज को फाड़ने पर तुली हुई थी। गिरफ्तारी की हथकड़ियों की धातु की आवाज गलियारे में गूंज उठी। विक्रम राठौर ने कमजोर सा विरोध किया और फिर घुटनों के बल गिर गया, जबकि सुरेश यादव का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। कतार के बीच से छोटी छोटी सांसों और सिसकियों की आवाजें फूट पड़ी। किसी ने हिम्मत की, मुझे भी मारा गया था, मुझे भी, एक टूटे हुए बांध की तरह। पीड़ित सिपाहियों के बयान फूट पड़े। पीठ पर जलने के निशान, पसलियों में फ्रैक्चर, कैंटीन से छीनी गई तनख्वाह। अमरजीत सिंह एक एक करके सब कुछ लिखते गए और नाम के आगे लाल गोले बनाते गए। वह लाल रंग उन जख्मों का पता था जिन्हें अब और नहीं छिपाया जा सकता था। वॉकी टॉकी पर यह सूचना आई कि डिवीजन के कानूनी विभाग ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी है। उसी समय विक्रम राठौर के पिता ऑपरेशंस चीफ मेजर जनरल तेज सिंह राठौर को स्थिति की रिपोर्ट दी गई। फोन उठाने वाले डिवीजन कमांडर का चेहरा इतना सख्त हो गया था कि उसे पढ़ना मुश्किल था। लेकिन इससे पहले कि फोन के दूसरी तरफ से कोई दबंग आवाज आती, अमरजीत सिंह ने रिसीवर छीन लिया। मेजर जनरल राठौर, याद है मैं कौन हूं? एक पल का सन्नाटा। सर, यह तुम्हारे बेटे की करतूत है। अगर उसे बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे कंधे से सितारे छीन लूंगा। आए फोन कट गया और डिवीजन कमांडर की सांसें जोर जोर से चलने लगी। उन्होंने सिर झुका लिया और आगे कोई बहस नहीं की। सुबह 5 बजे यूनिट के अनाउंसमेंट सिस्टम का स्पीकर खरखराकर जिंदा हो गया। सभी जवान तुरंत परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हों। पूरी डिवीजन में फैली यह आवाज एक अभूतपूर्व आपातकालीन बुलावा था। यह खबर कि यह आदेश सीधे 3 सितारों वाले जनरल ने दिया है, जवानों के बीच बिजली की तरह फैल गई। परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हुए सैकड़ों सिपाहियों के सामने अमरजीत सिंह मंच पर चढ़े। बर्फ जैसी ठंडी सुबह की जमीन पर सिपाहियों के जूते कांप रहे थे। लाल सुबह होने से ठीक पहले अंधेरे आसमान के नीचे चमकते 3 सितारे पूरी सेना को देख रहे थे। अब से यह डिवीजन एक विशेष जांच दल के नियंत्रण में होगी। क्रूरता, पैसों की उगाही, बदमाशी, सब कुछ रिपोर्ट करो। जो इसे छिपाएगा वह भी अपराधी माना जाएगा। जो हिम्मत दिखाएगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, वर्दी पहने नौजवानों के चेहरों पर जटिल भावनाएं उमड़ पड़ी। कुछ ने मुट्ठी भींच ली और रो पड़े, जबकि कुछ ने राहत की सांस ली। जब सूरज पूर्वी पहाड़ी पर चमक रहा था, मिलिट्री पुलिस की 4 गाड़ियां विक्रम राठौर, सुरेश यादव और 6 अन्य साथियों को लेकर परेड ग्राउंड से बाहर निकल गई। जब भी गाड़ियों की सलाखें खड़कती, कतार के पीछे से दबी हुई खुशी की आवाजें फूट पड़ती। डिवीजन कमांडर के एन शर्मा ने सिर झुकाए हुए मंच के नीचे से फिर से सैल्यूट किया। सर, मैं पूरी डिवीजन की तरफ से माफी मांगता हूं। अमरजीत सिंह ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर जवाब दिया, माफी मुझे नहीं, सिस्टम को मांगनी चाहिए। आज से इसे ठीक से चलाओ। लाल सूरज बस उग ही रहा था
3 सितारों और 2 सितारों ने अपनी चमक खो दी थी और आसमान के नीचे परेड ग्राउंड के बीच में पुराना रेजिमेंट का झंडा लहरा रहा था। उस हवा को चीरते हुए अमरजीत सिंह धीरे धीरे मंच से नीचे उतरे। उनके कदमों के पीछे सिपाहियों की तनावपूर्ण खामोशी धीरे धीरे संकल्प में बदल रही थी। शायद यह वही पल था जब यूनिट ने पहली बार अपनी ही सेना पर भरोसा करना सीखा था। जैसे ही सूरज पूरी तरह से सिर पर चढ़ गया, परेड ग्राउंड की मिट्टी सोने की तरह चमकने लगी। आपातकालीन सभा समाप्त होने के बाद सैनिक अपनी अपनी बैरकों में लौट आए, लेकिन कोई भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा था। ट्रेनिंग की वर्दी की जेबों से चुपके से निकाले गए फोन लगातार कंपन कर रहे थे और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया और गुमनाम फोरम पर 3 सितारा जनरल डिवीजन में उतरे शीर्षक वाले पोस्ट की बाढ़ आ गई। सेना के आंतरिक सूचना बोर्ड पर भी विशेष जांच दल की प्रक्रिया की घोषणा होते ही गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। जो सैनिक आमतौर पर दीवारों से चिपके रहते थे, वे अब एक दूसरे को देखकर फुसफुसा रहे थे। क्या सच में कुछ बदलेगा? अमरजीत सिंह ने डिवीजन के कानूनी विभाग के एक अस्थायी जांच कक्ष में अपना ठिकाना बना लिया। डिवीजन कमांडर बगल के कमरे से लगातार ऊपर रिपोर्ट भेज रहे थे और मिलिट्री पुलिस चीफ की आंखें लाल होने तक पीड़ितों के बयान इकट्ठा कर रहे थे। सुबह सुबह ही 30 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी थी और पीड़ित सैनिकों की संख्या 17 तक पहुंच गई थी। रोहन का चेहरा एक चिंगारी बन गया था, जिसने पूरे बारूद के गोदाम में विस्फोट कर दिया था। एक ड्यूटी ऑफिसर ने एक कप चाय रखते हुए सावधानी से पूछा, जनरल साहब, आपको दोपहर का भोजन करना चाहिए। अमरजीत सिंह ने चाय का कप उठाए बिना ही कागजात पलटे। उनकी कलाई पर बंधी घड़ी में 12 बज चुके थे। खाने के समय में एक और रिकॉर्ड लिखो। यह सुनकर ऑफिसर ने सिर झुकाया और बाहर चला गया। उसी पल जांच कक्ष का दरवाजा जोर से खुला और एक साफ सुथरी दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का आदमी एक ब्रीफकेस लेकर अंदर आया। उसकी गहरी वर्दी पर एक चमकता हुआ चांदी का गरुड़ था। वह एक ब्रिगेडियर था। राष्ट्रीय सैन्य जांच एजेंसी का एक विशेष प्रतिनिधि खुद आया था। उसने सहजता से सैल्यूट किया और फिर बिना नाम की प्लेट वाली अस्थायी मेज पर खड़े होकर अपनी रिपोर्ट खोली। जनरल साहब, आरोप बहुत पेचीदा हैं। क्रूरता, उगाही और मामले को दबाने की कोशिश, और आरोपी एक सेवारत जनरल का बेटा है। मुझे पता है अमरजीत सिंह दृढ़ थे, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया गया है। ब्रिगेडियर ने गहरी सांस लेते हुए कागज पलटा। पीड़ितों के बयान बहुत ज्यादा हैं। कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर और डिवीजन कमांडर तक की जवाबदेही साफ है और ऊपर से भी दखल के संकेत है। लेकिन समस्या ऑपरेशंस चीफ मेजर जनरल तेज सिंह राठौर है। जैसे ही अमरजीत सिंह ने नाम लिया, ब्रिगेडियर ने सिर हिलाया। मेजर जनरल ने लॉबिंग शुरू कर दी है। मीडिया का इस्तेमाल, अधिकारियों पर दबाव, और उन्होंने एक निजी लॉ फर्म को भी काम पर लगा लिया है। वे मामला बाहर फैलने से पहले ही समझौते और सजा कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरजीत सिंह ने कागजात बंद किए और अपनी जगह से उठे। अब कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ कानून और सिद्धांत होंगे। उन्होंने अपनी टोपी उठाई और गलियारे से बाहर निकल गए। सेना के अभियोजन पक्ष के अस्थायी ब्रीफिंग रूम की ओर जाते समय फोन की घंटियां लगातार बज रही थी। सेना मुख्यालय का एक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय का एक निरीक्षक और यहां तक कि संसद की रक्षा समिति का एक सदस्य भी सब एक ही आवाज में कह रहे थे, मामले को शांति से, छवि को ध्यान में रखकर संभालिए। हर बार अमरजीत सिंह अपने फोन को बंद कर देते थे। ब्रीफिंग रूम में कैमरों की चमक और पत्रकारों के सफेद नोटपैड तेज धार वाले चाकुओं की तरह चमक रहे थे। रक्षा मंत्रालय को कवर करने वाले पत्रकारों ने उकसाने वाले सवाल पूछे। क्या एक रिटायर्ड जनरल का सैन्य जांच में दखल देना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है? क्या यह सितारों का निजी बदला नहीं है? अमरजीत सिंह ने अपनी वर्दी को ठीक किया और संक्षेप में घोषणा की, यह निजी बदला नहीं है। मैंने अपनी जनरल की वर्दी फिर से इसलिए पहनी है क्योंकि मैं जिम्मेदारी का वजन नहीं भूलना चाहता। मेरे ये 3 सितारे उन सैनिकों के आंसुओं से कमाए गए हैं जिन्होंने यूनिट में अपना खून पसीना बहाया है। आज मैं उन आंसुओं की रक्षा करने आया हूं। फ्लैश लगातार चमक रहे थे। उनके शब्दों में रक्षा मंत्रालय के ब्रीफिंग दस्तावेजों से ज्यादा ताकत थी। प्रेस की सबसे पिछली पंक्ति में एक निजी लॉ फर्म का वकील सादे कपड़ों में भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था। उसके फोन की स्क्रीन पर एक संदेश था, मेजर जनरल राठौर मीडिया की लड़ाई हार गए। दोपहर 3 बजे सैन्य अभियोजन मुख्यालय में वारंट की सुनवाई से पहले आरोपियों की अंतिम सूची तय हो गई। हवलदार विक्रम राठौर और सुरेश यादव, 6 अन्य साथी, लापरवाही के आरोपी कंपनी और प्लाटून कमांडर, मामले को दबाने का आरोपी बटालियन कमांडर और पद के दुरुपयोग के आरोप में मेजर जनरल तेज सिंह राठौर। 12 आरोपी, 23 पीड़ित। यह डिवीजन के इतिहास की सबसे बड़ी आंतरिक जांच थी। लेकिन शाम होते होते एक अप्रत्याशित जवाबी हमला हुआ। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम से एक आधिकारिक दस्तावेज डिवीजन को फैक्स किया गया। इसमें जांच के अधिकार क्षेत्र का समायोजन के नाम पर कुछ मामलों को मिलिट्री पुलिस से अभियोजन मुख्यालय में स्थानांतरित करने का निर्देश था। सतह पर तो यह एक प्रक्रियात्मक कदम लग रहा था, लेकिन असल में यह समय बर्बाद करने की एक चाल थी। जांच मुख्यालय के गलियारे में
तनावग्रस्त अधिकारी उस दस्तावेज की प्रतियों को देखते हुए फुसफुसा रहे थे। क्या ऊपर वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? अमरजीत सिंह ने तुरंत ब्रिगेडियर को बुलाया। अगर हम उन्हें समय खींचने देंगे तो सबूत गायब हो जाएंगे और पीड़ित फिर से चुप हो जाएंगे। ब्रिगेडियर हिचकिचाया। जनरल साहब, यह सैन्य अभियोजन से परे एक राजनीतिक मामला है। अगर एक रिटायर्ड अधिकारी सामने रहेगा तो इसका उल्टा असर हो सकता है, इसीलिए मेरी जरूरत है। अमरजीत सिंह ने ब्रिगेडियर के कंधे पर थप्पड़ पाया। तुम एक सेवारत जांच अधिकारी के तौर पर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। मैं पर्दे के पीछे से अपने जनरल के दिनों के संपर्कों का इस्तेमाल करके मीडिया, संसद और पूर्व सैनिक संगठनों को मनाऊंगा। देखते हैं हम में से कौन पहले गिरता है। उस रात सेना मुख्यालय की शाम की स्थिति बैठक एक अभूतपूर्व युद्ध क्षेत्र बन गई। मेजर जनरल तेज सिंह राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीन पर अपने अधीनस्थ जनरलों पर चिल्लाया, यह बस एक सीनियर द्वारा एक जूनियर को पीटने का मामला है। क्या तुम लोग युद्ध के दौरान हुई एक दुर्घटना जैसी चीज के लिए मेरे सम्मान को रौंद दोगे? उसकी मुट्ठी मेज पर पड़ी और मॉनिटर हिल गया। उसका सामना करने वाला राष्ट्रीय सैन्य जांच एजेंसी का प्रमुख और सैन्य कानून का सख्ती से पालन करने वाला कानूनी अधिकारी था। मेजर जनरल साहब, आपके बेटे ने गंभीर चोटें पहुंचाई और मेडिकल रिकॉर्ड को हटाने का निर्देश दिया। सैन्य कानून के तहत यह गंभीर हमला और पद का दुरुपयोग है। अपराध बहुत गंभीर है। दर्जनों पन्नों की सबूत फाइल वास्तविक समय में साझा की गई और बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सभी अखबारों की पहली सुर्खी एक ही थी, 3 सितारा जनरल के पोते पर हमला, आरोपी हवलदार के पीछे सत्ता का खेल, क्रूरता का पूरा सच, कोई अपवाद नहीं। ऑपरेशंस चीफ मेजर जनरल तक जांच शुरू। जिस सैन्य अस्पताल में रोहन इलाज के लिए गया था, वहां की लॉबी के टीवी पर भी वही खबर चल रही थी। पट्टी बांधे हुए उसके साथी सैनिक बारी बारी से उसे देख रहे थे। जब उनकी नजरें मिली तो रोहन ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया, लेकिन उसके सीने के अंदर कुछ गर्म चीज बड़ी हो रही थी। जिस अन्याय को उसने अब तक दबा रखा था, वह अब दुनिया के सामने आ रहा था। सुबह 10 बजे वारंट की सुनवाई के लिए अदालत के गलियारे में विक्रम राठौर हथकड़ियों से बंधी जंजीर को घसीटते हुए आया। मीडिया के कैमरों के शटर की आवाजें गूंज उठी और उसके पीछे सैनिकों की दबी हुई सांसें थीं, जो कभी खुशी जैसी लगती थीं तो कभी अजीब सी राहत जैसी। विक्रम की नजरें दूर खड़े अपने पिता मेजर जनरल राठौर को ढूंढ रही थी, लेकिन मेजर जनरल पत्रकारों से निपटने में व्यस्त थे। उसी पल बेटे को पहली बार एहसास हुआ कि जिस ताकत पर उसने भरोसा किया था, वह सबसे पहले उसी की पीठ में छुरा घोंपेगी। इस बीच रोहन की कंपनी की बैरक में बिस्तरों की नई व्यवस्था की जा रही थी। कंपनी कमांडर को पद से हटा दिया गया था और बटालियन कमांडर को भी प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था। उनकी जगह पर आए नए मेजर ने अपनी पहली हाजिरी में शांति से घोषणा की, जब एक सैनिक दूसरे सैनिक को मारता है तो यह खुद को गोली मारने जैसा है। सैनिकों ने पहले की तरह अपनी आंखें नीचे नहीं की। इसके बजाय कहीं से शांत तालियों की आवाज उठी और वह तालियां धीरे धीरे पूरे गलियारे में फैल गई। और उसी समय संसद की रक्षा समिति के बैठक कक्ष में अमरजीत सिंह एक गवाह के रूप में गवाही दे रहे थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले सम्मानों को त्याग कर वह मंच पर खड़े हुए और एक बड़ी और दृढ़ आवाज में कहा, सेना को रैंक से नहीं बल्कि मिशन से चलना चाहिए। 3 सितारे हों या 2, उनका अस्तित्व एक सिपाही की सुरक्षा के लिए होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह दिन एक ऐसी शुरुआत होगी जहां हमारी सेना फिर कभी एक सैनिक के खून को कीमत के रूप में नहीं आंकेगी। माइक से गूंजती आवाज पत्रकारों के लैपटॉप की, बोर्ड की आवाजों के साथ मिलकर पूरे हॉल में भर गई। उन्होंने दर्शकों की सबसे पिछली पंक्ति में किसी की ओर सिर हिलाया। वहां पट्टी हटाए हुए लेकिन अभी भी निशान के साथ उनका पोता रोहन हवलदार के पद पर पदोन्नत होकर नए रैंक के साथ खड़ा था। अमरजीत सिंह की नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें दशकों पुराने युद्ध के मैदान में भी न बुझने वाली आग फिर से जिंदा हो गई थी। संसद भवन के स्तंभों के बीच से गर्मियों की हल्की धूप छनकर आ रही थी और उस रोशनी ने उस बुजुर्ग जनरल की वर्दी के सितारों को एक बार फिर सुनहरा कर दिया था। सितारे पहले से थोड़े फीके पड़ गए थे, लेकिन उनकी चमक पहले से कहीं ज्यादा गर्म थी। सैन्य अभियोजकों द्वारा जब्त किए गए डिवीजन के कमांड कंट्रोल रूम के सर्वर रूम में धातु की अलमारियों पर चिपकी लाल रंग की सबूत सील हवा में फड़फड़ा रही थी। ऑपरेशंस चीफ मेजर जनरल तेज सिंह राठौर का कार्यालय भी कोई अपवाद नहीं था। सुबह 3 बजे जब मिलिट्री पुलिस ने धावा बोला तो सचिव अधिकारियों ने कागजात को श्रेडर में डालने की कोशिश की, लेकिन मोटर ज्यादा गर्म होने के कारण रुक गई और तब तक खेल खत्म हो चुका था। बारकोड लगे हर बक्से पर पद का दुरुपयोग और सबूत मिटाने की कोशिश जैसे आरोप बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए थे। चमकती हुई बत्तियों वाले सर्वर के सामने अमरजीत सिंह चुपचाप यूएसबी में डेटा कॉपी होने की प्रक्रिया देख रहे थे। 70 साल से ज्यादा उम्र की उनकी आंखों के नीचे थकान की नसें थी, लेकिन उनकी नजर एक बार भी धुंधली नहीं हुई। उसी समय दिल्ली के एक सैन्य न्यायालय में एक तत्काल गठित संयुक्त न्यायपीठ के न्यायाधीश रात भर रिकॉर्ड पढ़ रहे थे। 12 आरोपी, 3 आरोप पत्र सैन्य अदालत के दरवाजे के बाहर गलियारे में
विभिन्न समाचार चैनलों के माइक पर लगे लोगों नियॉन की तरह चमक रहे थे। जनरल के बेटे पर हमला जैसी सनसनीखेज सुर्खियों से व्यूज बटोरने का समय अब बीत चुका था। अब यह मामला सेना में मानवाधिकार, सत्ता के गठजोड़ और व्यवस्था में सुधार के 3 तरफा तूफान के केंद्र में पहुंच चुका था। मुकदमे से पहले जमानत की उनकी आखिरी कोशिश खारिज होने के ठीक बाद विक्रम राठौर ने जेल की कोठरी में लेटे हुए दीवार पर 3 बार अपना सिर पटका। पापा ने मुझे छोड़ दिया। उसके फटे माथे से खून बह रहा था। एक गार्ड ने फोन आने की सूचना दी और चरमराते हुए लोहे का दरवाजा खोला। फोन के दूसरी तरफ मेजर जनरल राठौर की आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। बेटा, मैं अब तुम्हें नहीं बचा सकता, कृपया सच्चे दिल से माफी मांग लो। कॉल कटने के बाद विक्रम बिना आवाज किए रो पड़ा। जब वह सत्ता की कुर्सी पर बैठा था तब उसे कभी निराशा की यह खामोशी सुनाई नहीं दी थी जो अब उस कोठरी की छत पर गूंज रही थी। रोहन सैन्य अस्पताल के मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्र में अपनी काउंसलिंग के दौरान भी हर दिन मुकदमे की कार्यवाही पर नजर रखता था। हवलदार का रैंक अभी भी उसकी वर्दी पर अजीब लग रहा था, लेकिन अब वह सिर नहीं झुकाता था। जब काउंसलर ने पूछा, क्या तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है? रोहन कुछ देर चुप रहा और फिर जवाब दिया, गुस्सा खत्म नहीं हुआ है, उसने अपनी दिशा बदल ली है। अब मुझे किसी और के लिए ढाल बनना है। उसकी आवाज में लगभग कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। जून के अंत में जब मानसून उत्तर की ओर बढ़ रहा था, संसद की रक्षा समिति ने एक औपचारिक सुनवाई की। दर्शकों की पहली पंक्ति में अमरजीत सिंह, तीसरी पंक्ति में रंग बिरंगी पट्टियां बांधे पीड़ित सैनिकों के परिवार और सबसे पिछली पंक्ति में मेजर जनरल राठौर की पत्नी बैठी थी। गवाह के तौर पर खड़े सैन्य जांच एजेंसी के प्रमुख ने सेना में क्रूरता को समाप्त करने के लिए 5 सूत्रीय योजना का मसौदा पेश किया। पीड़ित को तुरंत अलग करना, वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस, एक मौका नियम, आंतरिक और बाहरी संयुक्त निगरानी और नए सैनिकों के लिए मानवाधिकार शिक्षा को अनिवार्य बनाना। बैठक कक्ष में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से तालियों की गूंज उठी। लेकिन उस रात एक बड़ा धमाका पर्दे के पीछे हुआ। रक्षा मंत्रालय की इमारत के भूमिगत पार्किंग के सीसीटीवी में सूट पहने 3 अज्ञात लोगों को सर्वर रूम का दरवाजा तोड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए और फिर भागते हुए देखा गया। जब यह पुष्टि हुई कि उनमें से एक मेजर के लोग हैं, जब जनरल राठौर का पूर्व सहायक था, तो इस मामले ने व्यक्तिगत गलती या अपवाद के दायरे को पूरी तरह से तोड़ दिया। सेना के भीतर संगठित भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और दूसरी बार पीड़ित करने की कोशिश। अखबारों ने स्याही सूखने से पहले ही नई सुर्खियां छाप दी। हिलती हुई नीम, कौन काट रहा है जड़ें। सुनवाई के 2 दिन बाद आखिरकार पहला औपचारिक सैन्य मुकदमा शुरू हुआ। अदालत का फर्श फौजी जूतों और सादे जूतों की आवाज से गूंज रहा था। दर्शकों की सबसे पिछली पंक्ति में खड़े रोहन ने विक्रम राठौर को अभियुक्तों के कटघरे में सिर झुकाए रोते हुए देखा। न्यायाधीश का सवाल तीखा था। अभियुक्त ने पीड़ित के चेहरे पर मुक्का मारकर उसकी हड्डी में फ्रैक्चर किया। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। अदालत के स्पीकर ने एक समय के राजा रहे हवलदार की कामती आवाज को जस का तस प्रसारित कर दिया। उसके बाद जब सुरेश यादव ने कामती आवाज में कबूल किया, यह सब मैंने करवाया था, तो अदालत में हलचल मच गई, लेकिन जल्द ही शांत हो गई। दर्शकों में कहीं से एक छोटी सी आह निकली। न्यायाधीश ने अंतिम फैसले के लिए 1 हफ्ते बाद की तारीख तय की। बाहर निकलने वाले रास्ते पर पत्रकारों ने फ्लैश चमकाते हुए पीड़ितों से एक बयान मांगा। रोहन ने माइक की ओर मुड़कर संक्षेप में जवाब दिया, जख्म भले ही रह जाएं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। न बदलने वाली सेना ज्यादा डरावनी है। ये शब्द सीधे शाम के समाचारों की सुर्खियां बन गए। उस सप्ताहांत अमरजीत सिंह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित एक श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन सफेद बालों के नीचे उनके खड़े होने का अंदाज ही यह बताने के लिए काफी था कि वह एक सैनिक है। स्मारक के सामने उन्होंने मौन श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बिना किसी पत्रकार के चुपचाप रोहन को बुलाया। मुझे डर था कि तुम नफरत में टूट जाओगे। रोहन ने सिर उठाया। आप मेरे साथ खड़े थे दादाजी। उनके पास से गुजरते हुए एक युद्ध अनुभवी के परिवार के सदस्य ने कहा, जनरल साहब, आपने बहुत अच्छा किया। अमरजीत सिंह ने उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आने वाले तूफान के अंत का अंदाजा लगा लिया। मुकदमा, सजा, व्यवस्था में सुधार, यह सब तो बस शुरुआत थी। लेकिन अपने पोते की आंखों में चमकती निडर रोशनी उन्हें एक ऐसी मशाल की तरह लगी जो उस युग की बेड़ियों को तोड़ रही थी जिससे वह खुद कभी बाहर नहीं निकल पाए थे। अंतिम फैसले से 1 दिन पहले सैन्य सुरक्षा एजेंसी के एजेंटों ने गवाह सुरक्षा प्रक्रिया के तहत 6 पीड़ितों को एक गुप्त स्थान पर पहुंचाया। रास्ते में एक काली सेडान ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन फिर हार मान ली। हालांकि टायरों के जले हुए निशान एक डरावनी धमकी छोड़ गए। अगले दिन मिलिट्री पुलिस ने सेडान से उंगलियों के निशान लिए और पुष्टि की कि वे मेजर जनरल राठौर के एक करीबी रिटायर्ड अधिकारी के थे। यह रिकॉर्ड
जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, अभियोजन मुख्यालय के साथ भी साझा किया गया। फैसले के दिन सुबह अदालत के सामने वर्दी पहने सैनिकों ने स्वेच्छा से जीरो टॉलरेंस के पोस्टर लेकर एक पंक्ति बना ली। हर कार्ड पर लिखा था, सीनियर नहीं साथी बनो, छिपाना सेवा नहीं है, न्याय की कोई छुट्टी नहीं होती। जिन सैनिकों को अंदर जाने का पास नहीं मिला, वे अपने स्मार्टफोन पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मुकदमे को देख रहे थे। फैसला दोपहर 3 बजे सुनाया जाना था। अदालत की घड़ी की सुई ने खट की आवाज के साथ ठीक समय बताया। अभियुक्त विक्रम राठौर 4 साल 6 महीने की कैद, अभियुक्त सुरेश यादव 3 साल की कैद, 6 अन्य साथी 1 साल 6 महीने से 2 साल तक की कैद। कंपनी कमांडर मेजर अजय वर्मा 2 साल की कैद और बर्खास्तगी। बटालियन कमांडर पद से हटाया गया और 1 साल की निलंबित सजा। ऑपरेशंस चीफ मेजर जनरल तेज सिंह राठौर पद से हटाया गया और पद के दुरुपयोग और सबूत मिटाने की साजिश के आरोप में सैन्य अदालत में मुकदमा। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत की हवा इतनी तनावपूर्ण थी कि एक सुई भी नहीं गिर सकती थी, लेकिन दर्शकों के एक कोने से तालियों की गूंज उठी। 1-2 तालियां जल्द ही एक लहर बन गई, जो अदालत के बाहर गलियारे, सीढ़ियों और बाहरी चौक तक फैल गई। कोई रोया, किसी ने व्हीलचेयर पर बैठे अपने भाई को गले लगा लिया और किसी ने, जो छुट्टी पर आया था, एक कोने में कांपते हाथों से अपने साथी को फोन करके कहा, हमने कर दिखाया। अदालत से बाहर निकलते हुए रोहन से एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है? रोहन ने कुछ देर सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है कि अब से शुरुआत हुई है। उस जवाब के पीछे अमरजीत सिंह धीरे धीरे चलकर आए और अपने पोते का कंधा थाम लिया। जलती हुई दोपहर की धूप में दोनों की परछाइयां एक दूसरे से जुड़कर लंबी हो गईं। वह परछाई एक जनरल के 3 सितारों और एक हवलदार के अभी चमकना शुरू हुए रैंक को जोड़ती हुई भारी और मजबूत लग रही थी। और दूर आसमान पर काले बादल छोट रहे थे और देर से आई गर्मियों का नीला आसमान फैल रहा था। वर्दी का एक बटन हवा में चमका। आज का फैसला अतीत को दफनाने वाला पत्थर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की चिंगारी बनने वाला था। अमरजीत सिंह और रोहन ने बिना कुछ कहे सिर उठाकर उस आसमान को देखा। नीले आसमान के बीच से कुछ पारदर्शी लेकिन एक स्पष्ट वादा बह रहा था। मुकदमा खत्म होने के बाद भी यूनिट के अंदर और बाहर का माहौल अभी भी सुलगते कोयले की तरह गर्म था। फैसला सुनाए जाने के अगले दिन सैन्य अदालत की दीवार पर रात भर में गुस्से और उम्मीद से भरे नारे लिखे गए। असली साथियों की रक्षा करो, चुप्पी भी अपराध है। सुबह की गश्ती टीम ने पेंट लेकर उन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फिर से साफ अक्षरों में लिख दिया। मिटाने पर भी जो बचता है वह है पीछे न हटने का संकल्प। मेजर जनरल तेज सिंह राठौर ने गिरफ्तारी से पहले अपने अंतिम बयान में कहा कि सेना का सम्मान मिट्टी में मिल गया है, लेकिन उनकी खाली की हुई मेज पर नए नियुक्त जनरल ने एक पारदर्शी फाइल स्टैंड रख दिया था। सबसे आगे के पन्ने पर लाल रंग में मोटे अक्षरों में लिखा एक संशोधित नियम था, क्रूरता और उसे छिपाने पर तत्काल पद से बर्खास्तगी। उसके बगल में हस्ताक्षर के लिए एक पेन रखा हुआ था। अतीत का सम्मान चला गया था, लेकिन एक नए नाम का सम्मान उस जगह को भरने लगा था। डिवीजन एक हफ्ते में एक प्रयोगशाला की तरह बदल गई। हर बैरक में शिकायत पेटियां लगाई गईं और मिलिट्री पुलिस ने रात की गश्त बढ़ा दी। सबसे बढ़कर शाम की हाजिरी से पहले होने वाली मानवाधिकार शिक्षा अब एक दिखावा नहीं, बल्कि एक वास्तविक बहस का मंच बन गई थी। सैनिक पहले तो झिझकते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अपने साथ हुई घटनाओं और देखी गई बातों को बताने लगे। जब शब्द लड़खड़ाते और हाथ कांपते तो कोई पीछे से उनकी पीठ थपथपाता। वे सीख रहे थे कि सेना में हिम्मत का मतलब अब हिंसा सहना नहीं है, लेकिन जवाबी हमला भी जोरदार था। पद से हटाए गए कुछ अधिकारियों ने गुमनाम फोरम का इस्तेमाल करके यह फैलाना शुरू कर दिया कि नागरिक सोच से सेना का अनुशासन तोड़ा जा रहा है। यहां तक कि यह साजिश भी फैलाई गई कि 3 सितारा जनरल को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। उन पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स आए, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है। खासकर कुछ बाहरी इकाइयों में शिकायत करने वाले सैनिकों को यूनिट की बदनामी कहकर अलग थलग करने के मामले सामने आए। रोहन ने छुट्टी से लौटने के बाद पहले सप्ताहांत में यूनिट के अस्थायी कैफे में पीड़ित सैनिकों की एक बैठक बुलाई। उसने माइक के सामने अपना गला साफ किया और शांति से बोलना शुरू किया। मेरे साथ जो हुआ वह बुरी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि व्यवस्था में खामियां थी। अगर आज हम गवाही देना बंद कर देंगे तो कोई और उसी बुरी किस्मत का शिकार होगा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही पीछे से एक हाथ उठा। वह एक सिपाही था जिसके चेहरे पर निशान थे। मैं भी बोलूंगा। तुरंत 5, 6 और हाथ उठ गए। हवा में तैर रहा डर एक दृढ़ संकल्प में बदल रहा था। बैठक का वीडियो यूनिट के प्रसारण नेटवर्क पर लाइव दिखाया गया। जिस चैनल पर कभी अपराधियों की गालियां और हंसी गूंजती थी, अब उसे खून से ज्यादा गहरे जज्बात भर रहे थे। दूर राजधानी में स्थित एक यूनिट से उस वीडियो को देखने वाले एक नए सैनिक के माता
पिता ने रात में रक्षा मंत्रालय के हेल्पलाइन पर धन्यवाद का फोन किया। लगता है जिस जगह हमारा बच्चा सेवा करेगा वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अमरजीत सिंह ने संसद में जिस सितारों के वजन की बात की थी वह अब सैनिकों के कंधों पर महसूस होने लगा था। लेकिन आखिरी प्रतिरोध सबसे अंधेरे कोने से उठा। सज्जा पक्की होने के बाद विक्रम राठौर के एक रिश्तेदार जो सेना को सामान की आपूर्ति करता था को गवाहों को खरीदने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सैन्य मुकदमे को पलटने के लिए पीड़ित सैनिकों के परिवारों को बड़ी रकम की पेशकश की थी और मना करने पर धमकी दी थी कि उन्हें सेना में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। जब उसका फोन जब्त किया गया तो एक ग्रुप चैट का पता चला जिसमें यह मजाक उड़ाया गया था, एक 3 सितारा बुड्ढे को तो जनता की राय से ही दबा देंगे। जब यह खबर फैली तो उस रात अमरजीत सिंह अपने घर की लाइब्रेरी में बैठे पुराने युद्ध पदकों का बक्सा निकाल रहे थे। लाल मखमल में रखे पदकों में से एक वीरता पदक पर उंगली फेरते हुए उन्होंने पहली बार गहरी सांस ली। यह एहसास उनके सीने पर भारी था कि यह लड़ाई शायद युद्ध से भी लंबी होगी। तभी दरवाजा की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर यूनिट से अभी अभी लौटा रोहन खड़ा था। उसके चेहरे पर नई त्वचा थोड़ी लाल लग रही थी। दादाजी, एक अनुरोध है। बोलो। इस महीने यूनिट की ब्रीफिंग में आप भी चलिए। संसद की एक समिति आ रही है। जिन लोगों को हमारे सैनिकों की आवाज सुननी चाहिए उनके सामने आपकी मौजूदगी बहुत बड़ी ताकत होगी। अमरजीत सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपने पोते के कंधे को देखा और फिर सिर हिलाया। सितारे वर्दी के अंदर ही रहेंगे, वे बोझ लगते हैं। रोहन हंसा। उन सितारों की नहीं, आपकी कहानी की जरूरत है। आपकी कहानी की जरूरत है। कुछ दिनों बाद डिवीजन के सभागार के मंच पर हेडसेट पहने अमरजीत सिंह खड़े थे। पीछे स्क्रीन पर लिखा था, हमारी हिम्मत जारी रहेगी। उन्होंने अपने जनरल के दिनों की दमदार आवाज के बजाय एक धीमी और सरल लहजे में कहा, सेना बदलने का मतलब है एक सैनिक का दिन बदलना, और उस दिन को बदलने का अधिकार सितारों के पास नहीं बल्कि एक दूसरे पर नजर रखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों में है। सभागार में भरे हुए नौजवान वर्दीधारी सांस रोके हुए थे। भाषण समाप्त होने पर समिति के सदस्यों के लैपटॉप पर एक पॉपअप आया। क्रूरता के मामलों पर 12 और नई शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से आधी नई लगाई गई शिकायत पेटियों से आई थी। समिति के एक सदस्य ने नोट बनाते हुए बगल वाले से फुसफुसाया, मामले कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। बगल की सीट पर बैठे एक सांसद ने धीरे से जवाब दिया। जो आवाजें दबी हुई थी वे अब सामने आ रही। यह सही दिशा में पहला कदम है। सभागार से बाहर निकलते हुए गलियारे में रोहन ने अपने दादाजी से पूछा, क्या आज हमने अपनी सेना को थोड़ा सा भी बदला है? अमरजीत सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, चट्टान एक बार में नहीं टूटती, लेकिन दरार पड़ चुकी है। जहां मैंने अपनी नंगी मुट्ठी से चोट की है वहां तुम अपने दोनों हाथ लगाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। ढलती शाम की धूप सभागार की खिड़की से अंदर आ रही थी। सीढ़ियों के नीचे सैनिक इकट्ठा होकर सेल्फी ले रहे थे। उनके पीछे शिकायत की सुरक्षा का वादा करने वाला एक पोस्टर हवा में लहरा रहा था और उस पर लिखे लाल अक्षर डर से बढ़कर न्याय चमक रहे थे। चट्टान में रिसने वाले पानी की बूंदों जैसे इस छोटे से बदलाव पर कोई हंस सकता है, लेकिन जैसे वह चट्टान कभी एक बड़ी बाढ़ के सामने ढह जाती है, वैसे ही सेना जैसी विशाल संस्था भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। और उस दरार से जो अंदर आया वह गुस्से से ज्यादा मजबूत एकता का भाव था। गर्मियों के अंत की रात की हवा ने यूनिट के परेड ग्राउंड को रेशम की तरह ढक लिया था और रात के प्रशिक्षण को समाप्त करने वाले सैनिक पसीने से तर सांसें छोड़ रहे थे। जिस जमीन पर कभी डर और खामोशी का राज था वहां अब एक दूसरे का नाम पुकारने की आवाजें पहले गूंजती थी। बहुत बढ़िया काम किया साथी। यह छोटा लेकिन साफ संबोधन अंधेरे आसमान को ऊपर उठा रहा था। बत्तियां बुझने के बाद भी बैरक के गलियारे में एक हल्की रोशनी बची हुई थी। नए स्थापित परामर्श कक्ष के दरवाजे के सामने रोहन ने लंबी झिझक के बाद हैंडल घुमाया। एक दीवार पर साथी सहायता केंद्र 24 घंटे का बोर्ड चमक रहा था और मेज पर चुपचाप जलते फोन की रखवाली करता हुआ एक जूनियर सैनिक था। उस जूनियर ने रोहन को देखकर धीमी आवाज में रिपोर्ट किया, अभी एक और काउंसलिंग का अनुरोध आया है सर। रोहन ने सिर हिलाते हुए आवेदन पत्र को देखा। टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा एक वाक्य, हर सुबह होते ही मुझे अभी भी बुरे सपने आते हैं। उसकी गर्दन पर एक सिहरन छोड़ गया। उसने पेन से लिखा, कल 10 बजे व्यक्तिगत परामर्श। ये एक छोटा सा वादा था लेकिन किसी की रात की रक्षा करने वाला एक सुरक्षा जाल था। उसी समय डिवीजन कमांडर के कार्यालय में के.एन. शर्मा की जगह पर आई नई डिवीजन कमांडर मेजर जनरल सोनम मिश्रा रात के नाश्ते के लिए कॉफी पीते हुए एक रिपोर्ट की समीक्षा कर रही थी। वह अपने जीरो टॉलरेंस कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध थी। डेस्क लैंप की रोशनी जब कागजात पर पड़ी तो लाल मुहर लगा एक नियुक्ति आदेश सामने आया। विक्रम राठौर, सुरेश यादव, बर्खास्तगी पूरी हुई। मेजर जनरल मिश्रा ने गहरी सांस ली और हस्ताक्षर किए। स्याही सूखने से पहले ही उन्होंने फोन उठाकर आगे की प्रशिक्षण योजना के बारे में सभी कमांडरों को निर्देश दिया। सजा अंत नहीं है, अब से यह देखिए कि रोजमर्रा की संस्कृति बदल रही है या नहीं।
फोन के दूसरी तरफ से जी मैडम जैसे जवाब एक के बाद एक आए। सुबह 3 बजे एक राजमार्ग पर दौड़ते हुए 1 टन के ट्रक में मिलिट्री पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी बदलते हुए नींद भगा रहे थे। ट्रक के पीछे सेना को आपूर्ति में रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया सप्लायर और उसके 2 साथी हथकड़ियों में बंधे बैठे थे। खिड़की के बाहर से गुजरती स्ट्रीट लाइटें जब भी कैमरे के फ्लैश की तरह चमकती, वह सप्लायर कांप उठता। इस बीच दिल्ली के कन्वेंशन हॉल में सेना के मानवाधिकार और संस्कृति में सुधार की घोषणा के लिए एक समारोह का अभ्यास चल रहा था। अंतिम वक्ता के रूप में सूचीबद्ध नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह पर एक फ्लोरोसेंट पेन से निशान लगा हुआ था। उस शाम अमरजीत सिंह अपने एक पुराने दोस्त और साथी रिटायर्ड मेजर जनरल यशपाल सिंह से मिलने गए। दोनों ने एक पुराने, अब बंद हो चुके ऑफिसर्स क्लब के सामने एक छोटे से ढाबे पर शराब के गिलास टकराए। अमरजीत सिंह ने अपना गिलास खाली करते हुए बुदबुदाया, एक जमाना था जब वह दरवाजा ताकत का प्रतीक था। यशपाल सिंह कड़वाहट से हंसे। अब वह गुनाह का सबूत बन गया है। फिर यशपाल ने कहा, कल पीड़ितों के सामने क्या कहना है यह मुझे अभी भी नहीं पता। यशपाल सिंह ने अपनी आंखों के कोनों में झुर्रियां लाते हुए जवाब दिया, अगर झूठ दफन है तो माफी मांगो, अगर सच दफन है तो वादा करो, बस इतना ही काफी है। समारोह के दिन सुबह कन्वेंशन हॉल में वर्दी पहने सैनिकों, नागरिक, युवा संगठनों, युद्ध के दिग्गजों और उनके परिवारों की एक विविध भीड़ थी। हॉल में रोशनी हुई और रक्षा मंत्री के उद्घाटन भाषण के बाद अमरजीत सिंह मंच के केंद्र में आए। उन्होंने वर्दी के बजाय सादे कपड़ों पर सिर्फ एक रक्षा मंत्रालय का प्रतीक चिन्ह लगाया हुआ था। सैकड़ों निगाहों के बीच अमरजीत सिंह ने माइक पकड़ा। उनका पहला वाक्य अप्रत्याशित रूप से शांत था। जब एक सैनिक को मरने का आदेश दिया जाता है तो जो चीज उसे अपना डर निगलने में मदद करती है वह उसके साथी का हाथ होता है। आज हम जो बदलना चाहते हैं वो ये है कि वो हाथ मारने वाला मुक्का नहीं बल्कि सहारा देने वाला स्तंभ बने। हॉल में बहती एयर कंडीशनर की हवा मानो थम गई थी। अमरजीत सिंह ने अपनी उंगली से अधिकारियों और सैनिकों की सीटों की ओर इशारा किया। ये 3 सितारे, 2, 1 और ये बिना रैंक के कपड़े, इन सब में एक ही शब्द खुदा हुआ है, भारत। उस नाम के सामने किसे किसको मारने का अधिकार है, रैंक जिम्मेदारी का आकार है, हिंसा का तमगा नहीं। उनकी दृढ़ लेकिन कांपती हुई आवाज ने तालियों की गूंज पैदा कर दी। रोहन ने आखिरी पंक्ति से खड़े होकर तालियां बजाईं और पीड़ित सैनिक एक दूसरे को पकड़कर सिर उठाए हुए थे। भाषण के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरजीत सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं कि आज घोषित किए गए सुधार अंत नहीं है। बिना गोलियों की एक जंग तो अभी शुरू हुई है। समारोह समाप्त होने पर शाम का आसमान लाल हो गया था और विभिन्न इकाइयों की बसें कन्वेंशन हॉल के सामने कतार में खड़ी थी। जाती हुई बस की खिड़कियों से सैनिकों ने अपनी हथेलियों पर लिखे हिम्मत शब्द को एक दूसरे को दिखाते हुए मुस्कुराया। जब आखिरी बस चली गई तो पार्किंग के एक कोने में खड़े अमरजीत सिंह और रोहन ने एक दूसरे को देखा। लाल शाम की रोशनी उनके कंधों को एक साथ जोड़ती हुई लंबी हो रही थी। अमरजीत सिंह ने कहा, अब आगे बढ़ने की तुम्हारी बारी है। रोहन ने सिर हिलाया, जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं पीछे मुड़कर देखूं तो आप वहां हो। बुजुर्ग जनरल ने यह सुनकर अपनी कमर सीधी की और हंसे, मैं पीछे रहूंगा, बस थोड़ी ज्यादा दूरी पर। रात घिरते ही परेड ग्राउंड पर फिर से बत्तियां बुझ गईं, लेकिन अंधेरा पहले जैसा नहीं था। हवा में फैलती हल्की हंसी, खिड़की से आती गिटार की धुन और सुबह की ड्यूटी के लिए दौड़ते कदमों की आवाज, ये सब एक दूसरे को ढोंकते हुए एक नया अनुशासन बना रहे थे। चट्टान की दरार में रिश्ता हुआ छोटा सा पानी का सोता अब उस दरार को चौड़ा करके एक नदी बनने की तैयारी में था और आसमान में एक मुड़ा हुआ अर्धचंद्र लटका हुआ था। चांदनी के नीचे बैरक की हर खिड़की पर लटका एक छोटा कागज का नारा हिल रहा था, डर से बढ़कर न्याय। टिमटिमाते सितारों जैसे अक्षर हवा में नाच रहे थे। नवंबर में जब शरद गहरी हो रही थी, देश का पहला साथी सहायता केंद्र औपचारिक रूप से खोला गया। उद्घाटन समारोह में रोहन ने सैन्य बैंड के बजाय साथी सैनिकों के गिटार की धुन पर भाषण दिया। हम अपने जख्मों को छिपाएंगे नहीं बल्कि एक दूसरे का मरहम बनेंगे। उसकी बात खत्म होते ही तालियों और आंसुओं का मिश्रण गूंज उठा। रोहन के नाम के आगे अब हमले का शिकार नहीं बल्कि संस्थापक निदेशक का पदनाम था। अमरजीत सिंह उस दिन दर्शकों के अंत में चुपचाप बैठे थे। सितारों से ज्यादा मजबूत एकता का नारा एक लहर की तरह गूंज रहा था। उस हफ्ते मेजर जनरल सोनम मिश्रा ने रक्षा मंत्री को जीरो टॉलरेंस कार्यक्रम की पहली रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के कवर पर आश्चर्यजनक रूप से ऊंचे आंकड़े थे। शिकायत दर में 280% की वृद्धि, दोबारा पीड़ित होने के मामले 0। सर्दियों की पहली बर्फबारी के दिन एक पुराने युद्ध क्षेत्र पर युद्ध के दिग्गजों के लिए एक स्मारक समारोह आयोजित किया गया था। अमरजीत सिंह और रोहन ने एक साथ फावड़ा उठाकर चुपचाप मिट्टी खोदी। जब एक पत्रकार ने पूछा तो रोहन ने जवाब दिया, यह वह जगह है जहां अतीत में गोलियां गिरी थीं, लेकिन आज हम यहां संघर्ष के बजाय एक वादा दफना रहे हैं।
अमरजीत सिंह ने अंततः राष्ट्रीय सैन्य सुधार सलाहकार समिति का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बस एक छोटा सा पत्र छोड़ा, मेरी भूमिका समाप्त हो गई है, और अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में चले गए। इसके बजाय उन्होंने अपने पोते को अपनी पुरानी सैन्य अकादमी की एक नोटबुक दी। हर पन्ने पर युद्ध की रणनीतियों के बीच लाल पेंसिल से लिखा एक ही वाक्य था, एक मजबूत सेना बनने के लिए पहले एक मजबूत इंसान बनो। एक मजबूत इंसान कभी कमजोर पर हाथ नहीं उठाता। रोहन ने उस नोटबुक को अपने बिस्तर के पास रख लिया और अपनी ड्यूटी की डायरी लिखते समय हर दिन एक पन्ना पढ़ता। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर एक नया नोट जोड़ा गया था। एक मजबूत इंसान पहले अपने बगल वाले का हाथ पकड़ता है। सितारों के नीचे बर्फ से ढके मैदान पर चलते हुए एक रात, रोहन ने अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद आसमान की ओर देखा। साफ हवा में अनगिनत तारे लटके हुए थे। अचानक उसे लगा कि उन अनगिनत सितारों से भी ज्यादा चमकीली कोई चीज उसके सीने में धड़क रही है। वह अब रैंक की धातु नहीं थी। ये उन साथियों के नाम थे जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे। वह हिम्मत थी जो डर से परे थी, और वह एकता की रोशनी थी जिसने अंत तक हाथ नहीं छोड़ा था। वह रोशनी एक चट्टान की तरह मजबूत थी और सितारों से भी ज्यादा समय तक रहने वाली थी।